नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। क्या ईरान अमेरिका का प्रहार विश्व युद्ध का अलार्म है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीती रात इजराइल ईरान के वॉर में अमेरिका की एंट्री ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला करते हुए इस्फहान, नातांज और फोर्डो न्यूक्लियर डिपो को तबाह कर दिया। अमेरिका के इस अटैक के बाद जहां एक तरफ इजराइल ने अमेरिका को थैंक यू कहा है, तो ट्रंप के घर यानी अमेरिका में ही इस कदम का विरोध भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिन आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को नोबेल पीस के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपना नमक खिलाने के लिए मजबूर हो गए, वो पाकिस्तान भी नमक का स्वाद जल्द ही भूल गया और ईरान पर अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा कर दी। अमेरिका के अटैक से बौखलाए ईरान ने अपने अटैक को और तेज कर दिया है। इजराइल के ऊपर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल ईरान के बीच जंग में अमेरिका की एंट्री क्या मोड़ लेगी? मिडिल ईस्ट से उठ रही आग में ट्रंप ने घी का काम तो कर दिया, लेकिन इसकी लपटें कहां तक जाएंगी और किसको किससे कितना नुकसान पहुंचेगा, कितनी तबाही मचेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि ईरान पर अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा ट्वीट के जरिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नातांज एंड इस्फहान। Our planes are now outside of Iran airspace and a full payload of bombs was dropped on primary sites। यानी कि इस ट्वीट के जरिए अमेरिका ने यह मैसेज देने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा कि हमने बेहद सफलतापूर्वक 3 न्यूक्लियर साइट्स ईरान की तबाह कर दी हैं। इन 3 न्यूक्लियर साइट्स में फोर्डो, नातांज और इस्फहान शामिल थे। ये करने के बाद हमारे जो सभी फाइटर प्लेन्स थे वो सक्सेसफुली इस मिशन को अंजाम देने के बाद एयर स्पेस से वापस आ गए हैं। ईरान के प्राथमिक साइट फोर्डो पर बम से भरे पेलोड भी छोड़े गए और सभी प्लेन्स अब सुरक्षित वापस लौट रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जो ये काम कर पाती और अब वक्त जो है वो शांति का है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आपको सुना रहे थे, माफ कीजिएगा, ये ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिका को थैंक यू बोला। उनका बयान भी सुनिए। America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. तो बेंजामिन नेतन्याहू को सुन रहे थे, जो ये कहते नजर आए कि अमेरिका वास्तव में बेहद बेजोड़ है और इसने वो किया जो धरती पर कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। इतिहास दर्ज करेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को नकारने का काम किया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को थैंक यू बोला। खुलकर अमेरिका अब इस वॉर में आ गया है। अमेरिका की जो एंट्री है उससे पूरी दुनिया में हलचल है कि क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे पहुंच चुकी है। क्या अब तीसरा विश्व युद्ध होगा? क्या ये अलार्म है, ये चेतावनी है? अमेरिका की एंट्री जिस तरीके से हुई है इजराइल और ईरान के वॉर के बीच, आपको बताते चले कि पूरा ये जो सीन है ये इसकी शुरुआत हुई थी 13 जून से, जब इजराइल ने अटैक किया था। परमाणु जो ड्रीम था, परमाणु पावर बनने का जो सपना देख रहा था ईरान, उस पर हमला किया था इजराइल ने और कई परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की थी ईरान में। वहीं दूसरी तरफ इसके बाद बौखलाए ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर और लगातार जो अटैक है वो बढ़ता चला गया। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे पर वार पलटवार करती रहीं और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 नेशंस की जो बैठक थी कनाडा में, वहां पर G7 में मीटिंग से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका वापस आए, उसके बाद ही एक कयास तेज हो गई थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि अब इस युद्ध में, इस वॉर में अमेरिका की एंट्री होने वाली है। अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। हालांकि उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने बयान बदले और वो एक बार ये भी कहते नजर आए कि भाई सभी लोग खतरे में हैं। ये लग रहा था, ये
कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान का जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रहार ईरान कर रहा है, अटैक्स कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है इजराइल के ऊपर, उसके बाद शायद अमेरिकी राष्ट्रपति अब इजराइल के साथ में समर्थन में नहीं खड़े हैं, ये भी अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन वही बीती रात अमेरिका ने जो किया उसने एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो इसे अलार्म माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद अब दुनिया जो है उसमें तीसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे ईरान की बात की जाए चाहे इजराइल की बात की जाए। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अमेरिका ने प्रहार करके जो परमाणु साइट्स थी, जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, उनको तबाह किया। B2B बॉम्बर्स जैसे हथियार अमेरिका ने छोड़े ईरान के ऊपर, जो अपना काम करके वापस आ गए। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट देखिए जिसमें, और वहीं आपको बताते चले कि पाकिस्तान, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपना नमक खिलाया था, वो पाकिस्तान भी अब अमेरिका की निंदा करते नजर आ रहा है। तो अमेरिका का प्रहार और जंग में अमेरिका का घी, क्या अब होगा वर्ल्ड वॉर 3? ये बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। राम प्रकाश द्विवेदी देव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम प्रकाश जी आपका। इसके साथ ही हमारे साथ अनुपम तिवारी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अनुपम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राम प्रकाश देव जी, आप ही से प्रश्न लूंगी मैं, ये जो जंग में अमेरिका की एंट्री हुई है किस तरीके से देखते हैं आप? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है? आ रही थी, जैसे कि अमेरिका ने एंट्री ले लिया, ये बात सबको दुनिया को पता है। और ये भी दुनिया को पता है कि अगर अमेरिका इजराइल का खुल के समर्थन कर रहा है तो निश्चित है कि रसिया और चाइना भी ईरान की तरफ से खुलकर ही आ सकते हैं। और ऐसे में भारत को दोनों तरफ से देखा जाए, भारत हमारा बीच में प्रेजेंट टाइम पे, और भारत को नुकसान हो सकता है विशेष रूप से पेट्रोलियम और गैस को लेकर के। ठीक है। और साथ ही हमारे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है और रसिया के साथ और अमेरिका के साथ, अगर भारत बीच में नहीं बोल रहा तो उसमें भी आप ये समझिए कि थोड़ा दरार पड़ सकती है। लेकिन फिर भी ये दुनिया जानती है कि जो इजराइल कर रहा है ईरान के साथ, वो उस पर अमेरिका का ही हाथ है इनडायरेक्ट। ये दुनिया को पता है सब कुछ। और लेकिन अभी अमेरिका खुलकर नहीं आ रहा, जैसे कि खुलकर आना चाहिए, जैसे कि रूस और यूक्रेन। राम प्रकाश देव जी, लेकिन इस हमले के बाद, ये जो अटैक हुआ है इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स के बाद, उसके बाद जो ट्वीट आया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने लास्ट में ये लाइन भी लिखी है कि अब शांति चाहिए, वी वांट पीस। इसका क्या मतलब है? क्या ये माना जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना काम कर दिया, जो परमाणु संपन्न देश बनने का ख्वाब ईरान देख रहा था उसको ध्वस्त कर दिया? अब वो चाहते हैं कि विश्व में जो है वो शांति व्यवस्था कायम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका जो चाह रहा था वो मकसद पूरा हो गया है। अमेरिका कभी ये नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, और जो इजराइल ने ईरान के साथ किया वो बिल्कुल बिल्कुल पूरा हो गया है। अमेरिका का जो मकसद था वो पूरा हो गया। और अमेरिका यही चाह रहा है कि ठीक है, अमेरिका का मकसद पूरा हो गया, लेकिन इस अटैक के बाद जो ईरान की बौखलाहट है वो अधिक बढ़ती नजर आ रही है। किस तरीके से मिसाइल्स एक के बाद एक कई मिसाइल्स छोड़ी हैं ईरान ने इजराइल के ऊपर इस अटैक के बाद। क्या ये नहीं लगता कि ये युद्ध जो है ये बड़े स्तर पर अब जा सकता है? देखिए, बड़े स्तर पर ये युद्ध इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ईरान उतना ताकतवर देश नहीं है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि ईरान जिनसे युद्ध लड़ना चाह रहा है वो आप ये समझिए समुद्र हैं। और ईरान प्रेजेंट टाइम पे एक कुएं के बराबर है। तो ईरान कुछ ना कुछ तो अपना दिखाएगा ही, ऐसा नहीं है। क्योंकि ईरान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो जनता के दिल में कुछ तो प्यार पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। जैसे कि अभी पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, लेकिन क्या हुआ, भारत ने क्या किया, ये सभी को पता है। तो ईरान तो कुछ करेगा ही, थोड़ा बड़ा, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी, अमेरिका की वॉर में एंट्री, सबसे पहले तो इसी पर टिप्पणी दे दीजिए, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मुझे जो लगता है कि अमेरिका का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी हनक, अपने को सबसे शक्तिशाली, अपने को सुपर बॉस साबित करना है।
क्योंकि आप देखिए अभी जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान पे किया और उसका जवाब पाकिस्तान ने भी उधर से आक्रमण करने का प्रयास किया, उसका किस तरह से ट्रंप की एंट्री हुई। ट्रंप ने कहा जब सीज फायर हो गया है मैंने दोनों में मध्यस्थता करा दी है। उसका कहीं ना कहीं जब तुम्हें भारत में इसका विरोध हुआ तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने अपने बयान में परिवर्तन लाए, लेकिन बीच बीच में वो फिर ये चीजें कहते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि सुपर पावर, सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं दादागिरी कह सकते हैं शुद्ध भाषा में इसको कहें तो वो एक दादागिरी है। और यही कारण है कि ईरान और इजराइल के बीच बिल्कुल आलोक त्रिपाठी जी, शायद यही वजह रही जो इस अटैक के बाद जो अमेरिका की कार्रवाई थी उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये चीज लिखी भी है कि जो हमने किया वो कोई और नहीं कर सकता था, कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता था और हमारे जो प्लेन्स हैं वो बेहद सेफली वापस आ रहे हैं। मतलब उनका ट्वीट कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि प्लेन्स नहीं खिलौने थे जो गए और वापस आ गए। बिल्कुल बिल्कुल उनका वो उनकी कहीं ना कहीं दादागिरी है और वो ये साबित करना चाहते हैं कि सुपर पावर मैं हूँ, मैं जिसको चाहूंगा वो करेगा। और ये जो ईरान इजराइल के बीच के युद्ध में जो इनकी एंट्री हुई है उसका भी मकसद वही है कि उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि मैं जो है किसके साथ में हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे में ही पावर है। तो ये कहीं ना कहीं एक दादागिरी है और उसमें ईरान भी जवाब दे रहा है। मुझे लगता है इस तरह से एक युद्ध बढ़ाने की स्थिति होती है। आलोक त्रिपाठी जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो वैश्विक परिदृश्य में कितना नुकसान और कितनी तबाही मचा सकती है। अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम तिवारी जी क्या कहेंगे? आप मुझे प्रश्न दोहराएंगे आदित्य, मैं सुनने का पसंद। अनुपम तिवारी जी, प्रश्न ये है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो घमासान दो देशों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में बीते लगभग 10 दिनों से तकरीबन छिड़ी हुई है, उसमें अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? इससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ मिडिल ईस्ट के अंदर। और आप देखेंगे जिस तरह से सुबह जब घटना की खबर आई थी कि ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली बमों का इस्तेमाल किया है अटैक करने के लिए, तो वो ये बताने के लिए काफी था कि अब ये चीजें यहाँ से एस्केलेट होंगी और एस्केलेट किस डायरेक्शन में होंगी ये पता लगाना अब मुश्किल नहीं रह गया है। क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्ति का मिडिल ईस्ट के अंदर अस्त्र शस्त्र के साथ कूद जाने का मतलब है कि अब मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। और ईरान जो अपने प्रभाव के दिनों को खत्म करता हुआ अपने आंखों से देख रहा था उसके दिन अब नजदीक आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान जैसी शक्ति वहां पर ज्यादा दिनों तक रह पाए। और डायरेक्ट अटैक का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका ने मन बना लिया है कि ईरान की जो वर्तमान रेजीम है उसको खत्म किया जाएगा। अब उसकी जगह पे कोई नए लोग आएंगे, नए लोग बैठेंगे, या फिर वही पहलवी खानदान पुराना वाला वापस आ जाएगा, या फिर वहां पर आप देखें कि मैप भी रिडिजाइन हो सकते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो ट्वीट किया इस पूरी कार्रवाई के बाद उसमें उन्होंने लिखा है कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस, यानी अब हम शांति चाहते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? क्या अमेरिका का जो प्रहार था वो केवल और केवल न्यूक्लियर वाले सपने पर था, न्यूक्लियर वाले ड्रीम पर था ईरान के? नहीं, देखिए वो अमेरिकन राष्ट्रपति का ट्वीट अगर आप ढंग से पढ़ें तो समझें उसके पीछे आशय जो छिपा हुआ वो यही था कि शांति की बात अब शुरू होगी। यानी कि शांति की बात किस स्तर पर शुरू होगी? अमेरिका जो पहले कहता था कि वहां पर रेजीम चेंज होना चाहिए, वहां पर वर्तमान खमनेई सरकार को, खमनेई की सत्ता को खड़ना होगा। कोशिश करी जा रही थी अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा विद्रोह अंदर से ही शुरू हो जाए, लेकिन वो विद्रोह नहीं हो पाया। यानी आप ये कह रहे हैं अनुपम जी कि ये केवल एक ट्रेलर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि देखो भाई हम कितने पावरफुल हैं, अभी पूरी पिक्चर दिखानी बाकी है। बिल्कुल अदिति, मैं वही आना चाह रहा हूँ कि अमेरिका ने अपनी शक्ति को दिखाया है कि ये देखिए हमारे ऐसे हथियार है और हम इस तरह जहां चाहे वहां पर अटैक कर सकते हैं, पूरी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि अब केवल एक ही रास्ता बचता है, या तो ईरान सरेंडर कर जाए या फिर दूसरी बड़ी महाशक्तियां इस युद्ध में कूद जाएं और ये वर्ल्ड वार का रूप ले ले। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि या तो ईरान सरेंडर कर जाए या फिर दूसरी महाशक्तियां जो देश दुनिया की हैं वो इसमें कूद जाए, वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। ठीक है देव जी, मैं इसका जवाब जो है वो आपसे लेना चाहूंगी कि अगर ऐसा होता है, वर्ल्ड वॉर 3 अगर शुरू हो जाती है तो फिर भारत का जो रुख है वो क्या होगा? क्योंकि दोनों ही नेशंस, चाहे हम इजराइल की बात करें चाहे हम ईरान की बात करें, भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी देखिए, पहली बात तो प्रेजेंट टाइम पे ये जो अभी चल रहा है और वर्ल्ड वाइड जो E3 की बात आप कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इतना आसान नहीं है। ठीक है। और क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं कि कमजोर है वो। और
हम तो यही चाहते हैं कि अगर ये रुक जाए तो अच्छा है, बेटर है दुनिया के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि इससे नुकसान ही है। ठीक है राम प्रकाश देव जी, लेकिन जो वैश्विक परिदृश्य में स्थिति इस वक्त बनी हुई है, चाहे रशिया यूक्रेन की बात कर ली जाए, चाहे चीन की बात कर ली जाए जिसकी निगाहें जो है लगातार ताइवान पर अटकी हुई हैं, ईरान इसराइल की बात कर ली जाए, इसमें अमेरिका की एंट्री की बात कर ली जाए, क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम उस परिदृश्य में अब जा रहे हैं? देखिए, जा रहे हैं ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये समझिए कि चाहे वो रसिया हो चाहे वो चाइना हो, जैसे कि चाहे वो ताइवान का जो मामला चल रहा है, तो आप समझिए कि चीन को भी पता है अच्छी तरह और रसिया को भी अच्छी तरह पता है कि अगर ये वर्ल्ड वार 3 हो रहा है तो आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा नुकसान जो गरीब कंट्री को नहीं होगा, जो विकसित कंट्री उनको भी होगा। तो चीन को भी पता है कि अगर हम आज इतना ज्यादा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा, एक दूसरे से लड़ते रहे, तो आप ये भी देख लेना मैं कि आप ये समझिए कि कभी भी खुल करके चाइना और अमेरिका कभी नहीं लड़ेगा, रसिया और चाइना कभी नहीं लड़ेगा, रसिया और अमेरिका कभी खुलकर नहीं लड़ेगा। छोटे देशों को केवल इनका काम है। लेकिन राम प्रकाश जी, जो अटैक अभी अमेरिका ने किया ईरान के ऊपर, वो तो खुली चेतावनी थी ना, वो तो खुलकर ही सामने आया है। अमेरिका का मेन मकसद था ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र न बनने देना, और तो वो अमेरिका अपने मकसद पर कामयाब हो गया, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका लेकिन ईरान का रुख ये नहीं बता रहा है कि ईरान चुप बैठेगा, क्योंकि इस अटैक के बाद ईरान सरेंडर करने के बजाय इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ईरान को इस्लामिक देशों का साथ है, ये बात बिल्कुल सच है। और इस्लामिक देश जो है, चाहे वो आप ये समझे खाड़ी देश हो या और कोई दूसरे देश हो, इस्लामिक देशों की वजह से वो इजराइल के ऊपर ऐसा कर रहा है। और ईरान को भी अच्छी तरह पता है कि ये इस्लामिक जो देश है केवल ये संगठन नाम का है, बाकी करने वाला कुछ नहीं। देखिए, पाकिस्तान ने कहा था कि मैं तुम्हारा हथियार दूंगा, तुम्हें सब कुछ करूंगा, लेकिन क्या रियलिटी है कि पाकिस्तान उसको ईरान को दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संधि है। बिल्कुल राम प्रकाश जी, पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का दोगला जो चेहरा है वो एक बार फिर सामने आ गया। एक तरफ पहले बोलता है कि भाई हम ईरान के साथ खड़े हैं, उसके बाद जाके ट्रंप के साथ मुनीर लंच करते हैं, नमक खाते हैं ट्रंप का, उसके बाद आज की तारीख ले लेते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि भाई हम तो निंदा कर रहे हैं ईरान पर अमेरिका के अटैक। अनुपम तिवारी जी क्या कहेंगे भाई इस पर? देखिए, पाकिस्तान का अगर आप एंगल देखें तो वो तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर आज की तारीख में देखें तो साफ साफ समझ में आता है कि अमेरिका के प्रभाव में फील्ड मार्शल असीम मुनीर आ चुके हैं और वो अपने एयर बेसेस भी देना चाहते हैं और इजराइल का साथ इनडायरेक्टली देना चाहते हैं। ईरान के लिए सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस होगी, सिर्फ बदकही कही जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने आप को इस्तेमाल होने देना चाह रहा है और अमेरिका उसको इस्तेमाल करेगा। तभी आपने देखा कि जनरल मुनीर की बैठकें चली, 2-2 घंटे तक उनकी बात चली अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। ये साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा और सिर्फ ईरान के लिए नहीं, ईरान के संदर्भ नहीं किया जाएगा। आप देखें भविष्य में जो कि फ्यूचर है चाइना वर्सेस यूएसए, इसमें भी पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अपने आप को चाइना के भी नजदीक पा रहा है और यूएसए के भी नजदीक पा रहा है, लेकिन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जिस तरफ जाते हुए मैं देख रहा हूं, सीधा बात है कि मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अमेरिका अब चाइना के थ्रेट को काउंटर करेगा और उसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है टैरिफ वार के माध्यम से। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान अब ये कह रहा है एक बार फिर कि हम अमेरिका के कदम की निंदा करते हैं। क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान केवल ऑन पेपर्स, ऑन बाइट्स, केवल बयानों में निंदा कर रहा है या फिर पाकिस्तान ईरान के साथ है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जो अभी तक का इतिहास रहा है उसकी बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास करने जैसी स्थिति नहीं है। वो कह कुछ भी सकता है, आवश्यकता पड़ने पे कर कुछ भी सकता है। तो मुझे लगता है कि वो उसने जो इस तरह का जो बयान दिया, जिस तरह से दावत भी खाई, तो वो एक कहीं ना कहीं एक उसकी अपनी रणनीति हो सकती है। एक सार्वजनिक तौर पे, चूंकि दावत जब खाते हैं तो 1 to 1 हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या बात हो रही है, उसके अलावा बयान जो है वो चूंकि सब सार्वजनिक होता है, वो एक मैसेज चला जाता है।
तो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को भी ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, प्लस ये भी देख रहा है कि हमको किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ हम फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी आवश्यकता रहती है वक्त पड़ने पे, और कई बार जब ऐसा आवश्यकता हुई और देखा गया कि किन किन देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो मुझे लगता है उसने एक प्लान के तहत ये बयान दिया है, और उस बयान को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो कभी भी उस बिल्कुल आलोक त्रिपाठी जी, अमेरिका का नमक खाया है पाकिस्तान ने, ट्रंप का नमक खाया है, नमक का कर्ज तो उतारेंगे ही। ठीक है, राम प्रकाश देव जी, अगर ये जो विश्व युद्ध का सीन क्रिएट होने की संभावना जताई जा रही है, अगर ये सीन क्रिएट होता है तो रशिया और चाइना क्या करेंगे? देखिए, अगर तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है तो रसिया और चाइना क्या करेंगे? तो रसिया, पहली बात तो रसिया और चाइना दोनों एक होंगे, पहली बात तो। ठीक है। और दोनों एक होने, क्योंकि रसिया को अच्छी तरह पता है कि मैं नाटो के सदस्य देशों से आसानी से नहीं जीत सकता, ये रसिया को अच्छी तरह पता है, क्योंकि नाटो संगठन बहुत मजबूत संगठन है। ठीक है। और चाइना को भी अच्छी तरह पता है कि अगर अमेरिका को रोड पर लाना है तो रसिया का साथ खुल कर देना है। तो पहले तो ये दोनों एक होंगे, और एक होने का मतलब है कि आप ये समझिए कि दोनों मजबूत कंट्री हैं, और चाहे सैन्य के हिसाब से देख लीजिए, चाहे वो और बहुत सारे रीजन है जिनके हिसाब से दोनों मजबूत कंट्री हैं, ऐसा नहीं कि दोनों मजबूत कंट्री नहीं है। ठीक है राम प्रकाश देव जी, लेकिन अगर ये बात कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से विश्व युद्ध की बातें लगातार छिड़ रही हैं, लोगों के मन में कहीं ना कहीं अब ये सवाल जरूर क्रिएट हो रहा होगा कि आखिर पता कैसे चलेगा कि विश्व युद्ध जो है वो छिड़ चुकी है? क्या इसका कोई आधिकारिक ऐलान हो गया, या कोई ऐसी घंटी बजेगी कि भाई विश्व युद्ध छिड़ गया है? कैसे मालूम चलेगा लोगों को? देखिए, इसके लिए कोई आधिकारिक घंटी नहीं बजेगी, ये सबको पता है, क्योंकि और सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर खुल करके रसिया और चाइना ईरान का अगर समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो सैन्य हो या कोई भी, तो अगर आप ये समर्थन खुल के दे रहे हैं, उधर अमेरिका दे रहा है इजराइल का, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की शुरुआत हो ही चुकी है। लेकिन अभी रसिया और ये चाइना खुल करके समर्थन नहीं दे रहे हैं, केवल यानी ये माना जाए कि अगर रशिया और चाइना खुलकर आ जाते हैं इस युद्ध में, तो विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है, ये मान लिया जाए, क्योंकि रशिया की निगाह नाटो पर है, चाइना की निगाह ताइवान पर है, कहीं ना कहीं दुनिया के कई देश जो हैं वो युद्ध की स्थिति में आ जाएंगे। अनुपम तिवारी जी, कितना नुकसान इस वैश्विक परिदृश्य से भारत को हो सकता है, और हमारी स्थिति क्या है? अगर विश्व युद्ध शुरू होता है तो हमारी वर्तमान स्थिति क्या है भाई डिफेंस की? बिल्कुल आदित्य, ये बहुत जरूरी सवाल है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। अभी हमने एक छोटी झड़प पाकिस्तान के साथ करी थी, उसमें दुनिया ने हमारी ताकत देखी है, उसमें दुनिया ने देखा है कि हम इस समय दुनिया के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स रखने वाले देशों में शामिल हो चुके हैं, हम बड़ी से बड़ी थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये है कि हमारी तैयारी सैन्य दृष्टि से मजबूत है। दूसरी चीज ये है कि जो सामरिक विकल्प हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चाइना खेमे में चले जाएं या हम अमेरिका खेमे में चले जाएं। हमने वहां पर भी दिखाया कि हम किसी खेमे में नहीं जा रहे हैं, ना हम बहुत अमेरिका के साथ जा रहे हैं, चाइना के साथ तो हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तीसरा विकल्प हमने खोल करके रखा है, और वो विकल्प है रशिया के साथ जाने का। लेकिन रशिया चूंकि अपने युद्ध में फंसा हुआ है, वो विकल्प भी मैं बहुत कम जमीन पर आते हुए देख रहा हूँ। तो भारत इस समय कोशिश ये करेगा कि इस तमाम जो ये दुनिया भर में जो चल रहा है, तमाम युद्ध जो चल रहे हैं, तमाम वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को जो रिसेट किया जा रहा है, मैं इसलिए रिसेट शब्द बोल रहा हूं क्योंकि कोल्ड वार के बाद ये पहला मौका है जबकि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ये पता ही नहीं चल रहा कितने पोल्स हैं, कितने ध्रुव हैं और कौन किसके पीछे लामबंद है। तो अब इस सिचुएशन में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को रिसेट किया जा रहा है, और उस रिसेट के दौर में हिंदुस्तान जो कि दुनिया का सबसे बड़े आबादी वाला देश है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और हिंदुस्तान यहाँ पर अपनी भूमिका निभाएगा। हालांकि अभी उसमें वक्त है, आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जिसमें दुनिया के जो बड़े बड़े ध्रुव हैं ये आपस में टकराएंगे, सामरिक रूप से टकराएंगे। जरूरी नहीं कि जमीन पर युद्ध ही शुरू हो जाए, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका टकराहट आपको दिखेगा सामने। चाइना वर्सेस यूएसए वर्सेस रशिया वर्सेस और कोई यूरोपियन कंट्रीज। तो ये जब इस तरह की जब एक स्थिति खेमेबंदी चालू हो जाएगी, उसमें भारत एक बार फिर से वही पुरानी नीति पर आएगा कि हम एक अलग गुट चलाएंगे। पहले उसको NAM कहा जाता था, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता, हो सकता है किसी और नाम से आ जाए। तो इस तरह से भारत अपनी एक भूमिका वहां पर निकाल लेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारत की जो विदेश नीति है, जो भारत की जो डिप्लोमेसी है, वो सतत काम करे और सतत तमाम देशों के साथ संपर्क में रहे, और जो भारत हमेशा शांति की बात करता है उस बात से न डिगे, ये बहुत जरूरी है। जब क्योंकि इस समय अनुपम तिवारी, जो शायद यही वजह है कि आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान से बातचीत भी की है और शांति की अपील भी की है एक बार फिर। आलोक त्रिपाठी जी, भारत की स्थिति की बात हम कर रहे हैं लगातार कि भारत की क्या युद्ध में स्थिति होने वाली है, लेकिन ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है कि भारत के किन किन देशों के साथ अभी जो संबंध है, कौन से ऐसे देश हैं जो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारत के साथ खड़े नजर आएंगे। नहीं, देखिए पहले की अपेक्षा वर्तमान में अगर देखें तो भारत की स्थिति पहले से काफी मजबूत हुई है। और फिर जो अभी जो जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया या इसके पहले जो किया, उसके बाद से पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा। वो सिर्फ शांति की बात करने वाला ही भारत नहीं रहा, शांति की बात करता है, शांति चाहता भी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो विश्व को दिखाया उसने कि मेरे पास कितने अत्याधुनिक हथियार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो प्राथमिकता रहती है वो शांति की रहती है। तो मुझे लगता है कि भारत अभी भी प्रयास करेगा कि जो भी देश हैं, जो भी युद्ध की ओर जा रहे हैं, उनको किसी तीसरे माध्यम से शांति की तरफ ले जाया जाए और उस युद्ध का विराम हो, क्योंकि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता है। ये बात अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला कि भारत ने पाकिस्तान के आम लोगों को मारने का प्रयास नहीं किया, उसने उन आतंकवादियों को मारने का प्रयास किया, जबकि पाकिस्तान ने जस्ट हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे आक्रमण किए जहां पे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो। तो भारत का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से बहुत से लोग प्रभावित हैं, बहुत से देश प्रभावित हैं, और जो नहीं चाहते कि युद्ध हो तो वो देश भारत के साथ आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मंशा ये भी होगी कि उन देशों की कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका एक सुपर पावर बने, वो सुपर शक्ति बने। क्योंकि जब सुपर पावर और सुपर शक्ति बनता है, उसको एहसास होता है कि मैं सुपर, उसको मनहानि करने लगता है। तो वो कई देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते, वो भारत के साथ खड़े होंगे। लेकिन अभी थोड़ा समय है, मुझे लगता है कि ईरान इतनी आसानी से झुकेगा नहीं, और उसने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं अमेरिका को दिखाया है कि हम इतनी आसानी से आपकी शक्ति को, आपके पावर को स्वीकार नहीं करेंगे। तो भारत ईरान नहीं झुकेगा, ये भी देखा जा रहा है, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि आज भारत के पास एक बहुत बेहतर मौका है, क्योंकि दोनों ही हमारे मित्र देश हैं, बेहद अच्छे संबंध हैं, चाहे ईरान की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए। क्या भारत मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ सकता है आगामी दिनों में? नहीं, भारत के दोनों देश मित्र हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो बहुत ही उस समय फूक फूक के कदम रखने वाला होता है। जरा सी भी आपकी बयानबाजी, जरा सी भी आपकी मध्यस्थता का ऑफर देना, कहीं ना कहीं देखिए ना जिस तरह से अभी भारत ने जब सिंदूर ऑपरेशन किया पाकिस्तान में, और ट्रंप ने किस तरह से मध्यस्थता करके कहा कि जो ऑपरेशन जो मैंने इसको रुकवा दिया है, तो कहीं ना कहीं वो यानी भारत सही समय के इंतजार में है, सही वक्त के इंतजार में है, और भारत की डिप्लोमेटिक नीति जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम दो कंट्रीज के बीच में नहीं पड़ने वाले। राम प्रकाश देव जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि बीते अगर दो विश्व युद्धों की बात की जाए, चाहे 1914 की बात की जाए, 1939 की बात की जाए, जो परिदृश्य क्रिएट हुआ था एक ही घटना से शुरुआत हुई थी और विश्व युद्ध में तब्दील हो गई। क्या ये नहीं लगता कि आज जो घटना हुई है वो भी एक बड़ा रूप ले सकती है आगामी दिनों में? फाइनल कमेंट। देखिए, ले सकती है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना कि मतलब हम लोग सोचते हैं सब लोग, क्योंकि दुनिया को, सबको, हर देश को ये पता है कि युद्ध में बहुत भात नहीं मिलता, और दुनिया को ये भी पता है कि आज अगर विश्व युद्ध हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, ये सबको पता है। तो आप ये समझिए, ईरान अगर इजराइल के ऊपर कुछ कर रहा है और इजराइल अगर ईरान के ऊपर कुछ कर रहा है, तो वो एक दूसरे को, आप ये समझिए कि दुनिया के कुछ देश हैं जिनको दिखाना भी चाहते हैं, और जैसे कि इजराइल है, इजराइल चाइना को भी दिखाना चाहता है, विशेष रूप से इजराइल पाकिस्तान को दिखाना चाहता है, कई गुना आगे हुई ईरान भी, क्योंकि ईरान सबसे ज्यादा दिखाना अगर किसी को चाह रहा है तो ईरान दिखाना चाहता है अमेरिका को कि हाँ नहीं मैं भी कुछ हूँ। और आप ये समझिए कि अभी जो चल रहा है तो रुपए में 25% हो सकता है, लेकिन 75% नहीं हो सकता। आप ये समझिए, हाँ ठीक है, नहीं हो सकता, 75% बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, हर दुनिया के जितनी भी ताकतवर देश सबको पता है कि यानी आपके मुताबिक अभी केवल 25% ही ये चांस है कि युद्ध जो है हो सकता है, विश्व युद्ध हो सकता है। 75% यही लग रहा है, यही मान के हम चल सकते हैं कि विश्व युद्ध जैसी कोई स्थिति फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है, तब तक जब तक रशिया और चाइना खुलकर इस युद्ध में सामने ना आ जाए। नहीं, फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ईरान इजराइल जंग का 10वां दिन आज, और इस जंग में अमेरिका ने अपना घी डाल दिया है। इसकी आग कहां तक फैलेगी और कितनी तबाही मचाएगी, या फिर जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर लिखा कि वी वांट पीस नाउ, अब हम शांति चाहते हैं। क्या अब शांति मेंटेन होगी? क्या ईरान सरेंडर करेगा या फिर इजराइल भी पीछे हटेगा? ये फिलहाल वक्त बताएगा। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।